नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, लीगल एडवाइजर WRPC, आप सभी का स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये जो टॉपिक है इस हफ्ते का वो रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसके सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे कता कच्छ जाओ ना मैं देने चिल्ला चप्पल दे मर पाए चप्पल दे पाए मार पर ये जय सुनो कता कच्छ है। Reception is not good, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज ही नहीं है आपकी। नो वॉइस। जी, अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, अभी आया। ठीक है, जी आ गया। करेक्ट कराने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेसिकली जैसा कि हमारा जो ये हफ्ता है, इस हफ्ते के अंदर हमने जो टॉपिक रखा है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, तो आज ये उसका सेकंड पार्ट है। तो आर्टिकल 26 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 26 हमारे संविधान का हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने धर्म को कैसे मैनेज करें, उसके अफेयर्स को, मतलब उसके डे टू डे प्रोसीजर को, या फिर अगर हम अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं उसको कैसे मानेंगे, इसके बारे में बेसिकली बताया है। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 26, ये कहता है कि हम स्टैब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन का मतलब जैसे कि हम कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाते हैं, या फिर कोई और ऐसी संस्था बनाते हैं जिससे हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं या फिर धर्म को मान सकते हैं वहां पे जाके। जैसे हम मंदिर में जाके घंटी बजा लेते हैं, पूजा अर्चना कर लेते हैं। ऐसे ही मुस्लिम्स जो हैं अपने रिचुअल्स को फॉलो कर लेते हैं, वो वहाँ नमाज पढ़ लेते हैं, और भी जो उनके प्रोसीजर्स हैं। या ईसाइयों की बात करें, वो प्रेयर कर लेते हैं और कुछ कर लेते हैं। और ऐसे ही हमारे सिख भाई जो हैं वो गुरुद्वारे में जाके अरदास लगा लेते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हमें फ्रीडम दी गई है कि हम मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को। और हम रिलीजन को मेंटेन करने के लिए वहां पे अपने अफेयर्स भी कर सकते हैं। अपने अफेयर्स का मतलब जैसे अगर मैं चाहूँ तो मेरे को ये फ्रीडम है कि मैं अपनी पूजा अर्चना कर सकता हूँ। मतलब मेरे द्वारा पूजा तो भगवान जी की या फिर जो भी हमारे रिलीजियस जिसको मानते हैं उनकी करेंगे। तो मेरे द्वारा वो की जा सकती है। उसके बाद में आता है कि हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, हम खरीद सकते हैं अपने धर्म के ना प्रचार के लिए, प्रसार के लिए। जैसे हमें कोई मंदिर बनाना है तो एक प्रॉपर्टी खरीद के यहाँ पे मंदिर या मस्जिद बनाई जा सकती है। और उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए कानून के अनुसार से हम एक एडमिनिस्ट्रेशन भी बना सकते हैं उसका, मतलब एक संस्था भी बना सकते हैं जो कि उसकी देख रेख करेगी। इतना ही इस आर्टिकल के बारे में बताया गया है। उसके साथ ही हम आज के अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं।
और अपने क्वेश्चन आंसर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज बताएं आपका कोई क्वेश्चन आंसर है तो। जी साथियों, आपको मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना? जी जी, सुनाई दे रही है। जी जी जी, बताएं प्लीज अगर आपको कोई प्रश्न है तो। क्या वो अब सब शांत कैसे हैं? किसी के पास कोई सवाल नहीं है आज के लिए? एक सवाल है मेरे पास इससे रिलेटेड। जी अभी मुझे वो जगह एक्चुअली मैं सोच रही थी, वो नाम मैं भूल गई उस जगह की। अभी ताजा ताजा ये खबर है। कोई मतलब प्रीस्ट था, उसकी जगह थी और उन्होंने किसी को उसको रेंट आउट दे रखा था। चर्च जो था उन्होंने रेंट आउट दे रखा था वहां पे अपने दूसरे, जैसे कल मैंने बताया था ना, क्रिश्चियंस में भी अलग अलग डिनोमिनेशंस होते हैं, तो उन लोगों को दे रखा था। वो लोग वहां आना, प्रेयर करना, हर एक का अलग तरीका है। जैसे कोई लोग शांत प्रेयर करते हैं, कोई लोग थोड़ा भजन वगैरह गा के थोड़ा वो करके करते हैं। तो इस तरह के, तो लोग पड़ोसियों ने कंप्लेंट कर दिया कि यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है करके। वो आके उन्होंने जितने भी लोग वहां पे 20-25 लोग जो भी थे उन सबको अरेस्ट कर लिया। और जिनके नाम पे वो बिल्डिंग थी उनको, जो हमारे कैथलिक प्रीस्ट थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया। अभी भी वो उनको उन्होंने अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करके उनको बिहाइंड द बार्स डाला हुआ है। ठीक है मैडम। हाँ नैन्सी जी, अगर उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है तो उनको ना एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ये जरूर बताया गया होगा कि आपने कौन सा ब्रीच किया है लॉ का। तो ऑफेंस क्या मेड आउट हुआ बेसिकली एज पर पुलिस? ऑफेंस उन्होंने यही बोला इनको, जबकि वो प्रीस्ट मान थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे एलिगेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक्शन पूछ रहा हूँ। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन जैसे होता है ना, सपोज करो किसी ने किसी का मर्डर किया, अब अगर व्यक्ति मर गया तो 302 लगा के अरेस्ट करेगी ना पुलिस के, भाई आपको 302 में अरेस्ट कर रहे हैं। और अगर बंदा बच गया है या फिर वो जिसको लगा है विक्टिम बच गया है तो 307 लगेगी। तो वो बेसिकली कौन से कानून में और कौन सी धाराएं लगी हैं उसके ऊपर, ये जानने की कोशिश कर। ओके, आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली इस वक्त मुझे वो याद नहीं है कि कौन सा धारा। मैं कल की मीटिंग में आपको बता दूंगी कि कौन से धाराएं में उनका क्या होगा ना, उससे बेसिकली ये स्पेसिफाई हो जाएगा कि कौन सा लॉ ब्रीच हुआ है एज पर पुलिस। ओके ओके, ठीक है, वो मैं कल आपको। फिर सेकेंडरी कंप्लेंट पे देखना पड़ेगा कि जिस कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट की है उसके कंटेंट्स क्या है। ओके, तो फिर वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप कहाँ से, गाजियाबाद से बात करते हैं ना नैन्सी जी? नहीं, मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से? तो ये आपके फरीदाबाद में ही हुआ है? नहीं, फरीदाबाद में नहीं हुआ है, यही सेम यूपी साइड में ही हुआ है। ठीक है, कोई नहीं। तो केस जो है ना वहां से ऐसे शुरू करेंगे कि किस ऑफेंस में पुलिस ने हमें अरेस्ट किया है, कौन सा लॉ ब्रीच हुआ और कंटेंट्स क्या थे कंप्लेंट मैं के। कल आपको सारा डिटेल दे दूंगी। जी मैडम जी, थैंक यू। कल हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू। थैंक यू जी। साथियों, किसी और का कोई प्रश्न है तो प्लीज बताएं। कि कैसे हो सकता है कि सबकी प्रॉब्लम्स दूर हो गई? नहीं, हम तो, सॉरी सर, मैं तो वेट कर रही हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर्स के टाइम देंगे। मैंने समझा अभी इसी टॉपिक पे चल रहा है, इसलिए मैं पूछ नहीं रही हूँ। पूछना तो है, तो मैंने समझा ये आप कुछ और, अगर कोई और नहीं पूछ रहा है तो आप, बेसिकली हम ये चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे हमारा टाइम यूटिलाइज हो।
ये Hello. एग्जैक्ट अगर रिलीजन ये मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अलावा अगर है तो मेरे को एक क्वेश्चन है, अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछूं उस चीज के लिए। जी 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 बताएं। ओके। एक हमारे पड़ोस का ही है, मतलब लेडीज का तो है सारा प्रोविजन हमें क्योंकि हम लोग WRPC से जुड़े हुए हैं। मेरा एक सवाल ये है, क्या आदमियों के लिए भी कोई ऐसा है क्या नियम की कोई सेल या कुछ कि जहां वो कंप्लेन कर सकते हैं? अभी इस लड़के की शादी हुई है, 2 बच्चे भी हैं इसके, लेकिन वाइफ बिना बताए छोड़ के चली गई है हिमाचल में और वहां बैठी हुई है। ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको वापस लाने के लिए। हर बारी वो लोग ये कह के भेज देते हैं कि नहीं हम खुद ले आएंगे लड़की को, आज आ जाएगी कल आ जाएगी, करते करते अभी 8 महीने हो गए हैं। ना तो वो हाँ में कर रहे हैं, ना वो ना में कर रहे हैं। लड़का और उसकी फैमिली बड़े परेशान है। वो ये कह रहे हैं कल को ऐसा ना खुदा ना खास्ता उस लेडी का रेप हो जाता है या मर्डर हो जाता है, कुछ हो जाता है तो हमें पुलिस आके हरेस्ट करेगी, आपकी वाइफ थी, आपने हमें कुछ क्यों नहीं बताया। ये लोग FIR कराने गए थे लेकिन पुलिस ने FIR नहीं किया है। तो इस सिचुएशन में लड़के को और उसकी फैमिली को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो लड़का और जिसके साथ उसकी शादी हुई है वो दोनों हिंदू हैं? हाँ जी, हाँ जी, दोनों हिंदू है, दोनों हिंदू है। अब आपने ये कहा लड़की गई कैसे? लड़की, ये लोग रात को सो रहे थे, इनकी कुछ अपने घर में थोड़ा बहुत जैसे हर घर में होता है, थोड़ी बहुत तकरार हुई होगी वाइफ हस्बैंड के बीच में, और इसने बताया नहीं, सब सो रहे थे। इसने अपने ब्रदर को कॉल करा और जीजा को कॉल किया। ब्रदर और जीजा के साथ बिना बताए अपना सामान थोड़ा बहुत जो कपड़े और थोड़ी बहुत नकदी जो भी थी लेके चली गई है। मैंने भी उस लड़की से बात की है हिमाचल में, मैंने भी उससे बात की है, तो उधर से मेरी बात हुई है। तो वो हर बार यही कहती मैं आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ, लेकिन आ नहीं रही है। 8 महीने हो गए हैं इस चीज को। बच्चे किसके पास हैं? बच्चे लड़के के पास हैं। तो देखो मैडम, 2 प्रोविजन है। जी एक तो जिस दिन वो लड़की गई थी उस लड़की उसी दिन उसके हस्बैंड को कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी बिफोर मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस स्टेशन। मजिस्ट्रेट के पास तो नहीं करा था, ये लोग थाने में गए थे। सुनो मैडम, अभी मेरी सुन लो। आपने मुझसे ये पूछा कि लड़के के क्या क्या लॉज हैं, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम कंटेंट्स पे कोई बात नहीं कर रहे। तो जिस दिन देखिए, ये हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में ये लॉ है कि जो हस्बैंड है ना, वो अगर हम कहें, अगर हम इसको CPC के अकॉर्डिंग काउंट करने की कोशिश करें तो हस्बैंड जो है वो लीगल ओनर होता है अपनी वाइफ का। ओके, ठीक है, यही एक कॉन्सेप्ट है कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस भी क्लेम कर लेती है जी। ठीक है, तो विदाउट एनी परमिशन ऑफ हस्बैंड कोई भी उसको उसके ससुराल से नहीं लेके जा सकता। ये लॉ है ये, और बिल्कुल स्पेसिफिक लॉ है जी। अभी मैंने ये जजमेंट पढ़ी है लेकिन मेरे को अभी याद नहीं आ रही एक्चुअली कौन सा स्पेसिफिक सेक्शन इस पे लगेगा, लेकिन ये लॉ है कि सपोज करो, अब हम एग्जांपल से बात करते हैं कि मैं हूं, मेरी वाइफ मेरे साथ रहती है और मेरे जो इलॉज हैं या फिर मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो आए मेरी वाइफ को लेके चले जाएं। मेरी वाइफ में कंसेंट है, कोई बात नहीं है, लेकिन उस कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, उसमें जो वैल्यू होती है ना वो हस्बैंड की कंसेंट की होती है। ये लॉ है, इंडियन लॉ। ओके, तो पहला तो ये लॉ ब्रीच हो गया, ये क्रिमिनल में कंप्लेंट पुलिस के पास जाएगी। ओके, ठीक है जी। और दूसरा, अगर आप अपनी वाइफ आपके यहाँ से चली गई और वो नहीं आ रहे हैं तो आप अपने रिलेटेड पुलिस स्टेशन के मतलब रिलेटेड न्यायालय में जाएं, कोर्ट में जाएं, और वहां पे हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9, हिंदू मैरिज एक्ट में, ओके, हिंदू मैरिज, इसीलिए मैंने पूछा कि हिंदू है या नहीं है, ठीक है ना। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 का प्रोविजन है, वो वहां पे उसकी पिटीशन फाइल करे और उसके अंदर वो डिग्री पास करेगी वाइफ को लाने के लिए और वो बताएगी कि क्यों नहीं आना चाहती। ओके, ठीक है ना। तो ये 2 लॉ हैं जो हस्बैंड के फेवर में भी है और हस्बैंड उस पर एक्शन ले सकता है। नहीं ऐसे तो कोई भी वाइफ कहीं भी जाके बैठ जाए, मैं नहीं आ रही, मेरी मर्जी, मतलब किसी के भी साथ कुछ हो सकता है।
एग्जैक्टली यही मैं जाना, लेडीज का तो है मुझे पता था, लेकिन जेंट्स के लिए मैं जानना चाह रही हाँ, थी। जेंट्स के लिए राइट्स हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, सेक्शन 9 देखेंगे आप, ठीक है। जी। और क्रिमिनल में कंप्लेंट फाइल कर दो कि भाई मेरी बिना परमिशन के मेरी वाइफ को लेके गए यहाँ से, तो ओके वहाँ वाइफ की परमिशन हो या ना हो उसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू ओके हस्बैंड की परमिशन की है। ओके, ठीक ठीक है है, ठीक है सर, थैंक थैंक यू। यू। जी शैलजा जी बताएं प्लीज। गुड इवनिंग सुशील सर। वेरी गुड इवनिंग। सर बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। और मेरी अपनी, सोनीपत, जी जी, सोनीपत जी बताएं। पानीपत से पहले आता है। हाँ हाँ, मेरी एक्चुअली ये सर, चंडीगढ़ वाली बॉर्डर इस पे पड़ता है ना, हाँ रोड जी पे। हाँ जी हाँ जी। जी जी जी। सर एक्चुअली कंसर्न ये है कि मैं अभी रिसेंटली ही एड हुई हूँ WRPC में, और आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स फ्रॉम लास्ट 1 year। सो सिविल दैट, सर्विसेज। जी जी, द थिंग इज कि आई एम ऑल्सो परसुइंग लॉ। तो ठीक मेरा है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हुआ लॉ करना, बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। आई हैव 9 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मल्टीपल फील्ड्स, बेसिकली एजुकेशन से रिलेट करता हुआ, एंड आपका जितना CBSE एफिलिएशन स्कूल्स की लाइजनिंग और एक्सपेंशन होता है मैं सभी देख रही हूँ NCR में। It should ठीक be है। better if I am trying to open the video. That would be better because I Okay, would so like this. Second thing is sir कि मेरी अपनी खुद की बड़े वाली भाभी है, और she is a doctor। और मेरे जो ब्रदर हैं वो सुप्रीम कोर्ट में खुद भी एडवोकेट हैं। सो मेरा कंसर्न, मतलब कल रात से ही काफी ज्यादा माइंड खराब था। मैंने मैम को भी बताया था कि मेरे 7 to 8 hours स्टडी में जाते हैं, तो मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पा रही थी। तो मेरी जो भाभी हैं सर, उनको आए हुए यहाँ पे 3 years हो गए हैं। उनकी मैरिज हुई थी जून कोविड में। तो वो बिलोंग करती हैं यूपी से, मुजफ्फरनगर आई थिंक। तो मेरा जो आना जाना है वो मेरे घर में नहीं है, बिकॉज इन 2015 मैंने अपनी मर्जी से शादी की हुई है। तो मेरा घर में आना जाना नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे ब्रदर नहीं चाहते कि मैं घर पे आऊँ और वो प्रॉपर्टी में क्लेम करूँ। तो ये सब सिनेरियो है। बट मेरे फादर जो है वो खुद हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर है। मैं इसीलिए थोड़ा सा ओपनली आपसे बात कर पा रही हूँ कि मेरे खुद के घर में वकील और सब कुछ होते हुए मतलब सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है मुझे। रीजन बिहाइंड इसकी, वो जो भाभी मेरे घर पे आई है वो मेरे से बहुत ज्यादा जेलस है, क्योंकि आई एम द सिंगल गर्ल चाइल्ड इन होल फैमिली। और वो नहीं चाहती कि वो लोग मुझसे बात करें, यानी कि मेरे पेरेंट्स। मेरा छोटा भाई भी है, वी आर 3 siblings। तो अब उनके लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल बना के दी है, सेम भालगढ़ लोकेशन आती है। तो वो अब ना मेरे पेरेंट्स को इतने ज्यादा मेंटली हराश कर रही है ना सर। और अगर मेरी मदर के साथ तो उनकी वैसी नहीं बनती, और जब उनकी शादी हुई थी तो वो घर छोड़ के चली गई थी ड्रामेबाजी करके कि सब कुछ अपनी लड़की को देते हो। और जबकि मेरे घर आना जाना नहीं है मेरा, मेरे पेरेंट्स भी मुझे नहीं मिलते हैं, टेलीफोनिकली वी विल टॉक। तो रीजन यही हुआ कि अब जैसे मेरे फादर हैं, हमारी भतीजी एक नीस है मेरी, और वो मेरे मम्मी पापा के पास रहती थी, क्योंकि जब मेरी नीस हुई थी तो 10 days के बाद मेरी जो भाभी है वो उनको छोड़ के चली गई थी मेरे भैया के साथ, कहीं और रहना शुरू हो गए थे वो, दिल्ली। तो अब वो उस लड़की को लेके चले गए यहाँ से, 2.5 साल की हो गई है वो। और मेरे पेरेंट्स को मिलने नहीं देते, क्योंकि वो बच्ची शुरू से मेरे पेरेंट्स के पास रही है। तो मेरे फादर साहब उनको मिलने गए तो उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया वहां पे। और जहाँ पे हमने हॉस्पिटल बनाया हुआ वो मेरे फादर के ही नाम है। उन्होंने ठीक झूठा है, एग्रीमेंट, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जो बनाया है, तो आपके ब्रदर जो है, आई थिंक आपने बताया डॉक्टर है। नो नो, भाभी डॉक्टर, ब्रदर तो एडवोकेट है। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है। जी, तो अभी जो हॉस्पिटल बनाया हुआ है वो कहाँ बना है? ये भालगढ़ है सर, लोकेशन राई ब्लॉक से पहले आती है, और सोनीपत की तरफ आते हैं तब। तो उन्होंने झूठ बोल के हरियाणा वो, में पड़ता है ना, बेसिकली हरियाणा में जी है जी, ना। तो उन्होंने झूठ बोल के वो एग्रीमेंट करा लिया मेरे ब्रदर ने। मैं वही चीज आपको समझाने की कोशिश करी हूँ, मे बी आप कितना समझ पाएंगे। उसने झूठ बोल के वो एग्रीमेंट करा लिया, फादर से सिग्नेचर ले लिए क्या झूठ बोल के? कि ये पेपर है पापा और हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंटेशन में चाहिए, तो आप इस पे साइन कर दो। मेरे पापा ने तो उनको पढ़ा नहीं, क्योंकि कौन पेरेंट ऐसा जो अपने बच्चे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, वो भी इतना सक्सेस होने के बावजूद। तो डाउट करना गलत है। तो उन्होंने वो लिखवाया कि मैं अपनी मर्जी से अपनी सारी जो जगह है वो अपने बेटे और बहू के नाम पे कर रहा हूँ, किसके नाम कर रहा हूँ? बेटे और बहू के नाम पे। तो बेसिकली वो तो ट्रांसफर हो गई। नहीं, लेकिन उस पे कोई स्टैम्प वगैरह कुछ नहीं है ना। उन्होंने आई थिंक वो कोई 10 या 20 रुपए वाली कुछ स्टैम्प आती है उस पे कराया हुआ है, इतना मैंने कंफर्म कराया है। ठीक है। तो वो तो उनका राइट बनता नहीं, लेकिन जब भी मेरी भाभी का कॉल आता है मेरे पापा के पास में, मेरी मम्मी से तो बात ही नहीं होती, और वो सब इतना माँ बहन की गालियां निकालती है, मेरे ब्रदर को भी इतना टॉर्चर किया हुआ है। आई डोंट नो कि क्या सीन है।
बट मेरे ब्रदर है ना उसको कुछ नहीं बोलते हैं। और मेरे फादर साहब है ना रात को खुद मतलब मैंने पहली बार उनको रोते हुए देखा है, तो सिर्फ किस वजह से कि वो मतलब मेरे जो हस्बैंड है और मेरी जो मदर है उन पे एलिगेशन लगा रही है, गली में खड़े होकर चिल्ला रही है, तो उसका क्या समाधान कर सकते हैं? इस औरत को रोका कैसे? मैडम एक्चुअली आपको रिलीफ क्या चाहिए? सर आपको रिलीफ ये है प्रॉपर्टी कि चाहिए? सुनो अब मेरी सुनो, आपको ना रिलीफ क्या चाहिए? एक रिलीफ तो ये कि आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस चाहिए आपके फादर को। दूसरा रिलीफ ये कि अगर आप ये सोचो कि हम सामने वाले को समझा दें, सुधार दें, या फिर आपको ये चाहिए कि आपकी भाभी जो है आपके जो फादर हैं उनके साथ में मिसबिहेव ना करें, कौन सा रिलीफ चाहिए आपको? सर थर्ड तो ये है कि वो मेरे पेरेंट्स के साथ ढंग से बात करे, तो या तो करे ही ना। ठीक है, और अब देखो मैडम, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ, क्या कोई भी मेरी नॉलेज में ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि हम किसी को सुधार सके, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पे कि आपके फादर ही आपकी भाभी जी से बात ना करें, तो उस पे उनकी खुद की चॉइस है। भाई फोन आएगा आप कट कर दो, अगर वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे आप उनसे बात मत करो कि नहीं भी मुझे बात नहीं करनी, मुझे आपका बिहेव पसंद नहीं है। अब देखिए स्पेसिफिक लॉ है मैडम वुमेन्स के लिए, तो इतना बड़ा लॉ बना हुआ है कि अगर मैं आज की डेट में बात करूं ना, तो ना जो मेल पर्सन है ना वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं। आप बेशक आप वुमेन है, लेकिन आप समझ रहे होंगे इतने सारे लॉज बने। अब ये लॉ बनने के पीछे भी हिस्ट्री बहुत खराब थी। पहले पुरुष प्रधान देश हुआ करता था, तो धीरे धीरे लड़कियों को राइट्स देने पड़े, ठीक है ना। अब उसका मिसयूज हो रहा है, तो वो बात की बात है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे अभी यहाँ। तो अब देखिए दूसरा पॉइंट है, जो पहला आके आपकी वो आपके पापा की खुद की ओन चॉइस है कि वो बात करें या ना करें, तो उसके लिए हम तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। दूसरा वो मिसबिहेव करती हैं, उसके लिए स्पेसिफिक सेक्शंस बने हुए हैं। आपके फादर 60 प्लस हो गए, नहीं हो गए? नहीं सर अभी तो 53 है। हाँ 53 है, तो वो सीनियर सिटीजन में काउंट नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो खुद पुलिस वाले, तो वो तो अपने राइट्स मेरे हिसाब से जानते होंगे। सर कुछ लोग ऐसा होता है ना कि बहुत जैसे खानदानी लोग होते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे घर की लेकिन वॉइस मैडम बाहर करना तक तो जाए। पड़ेगा। देखो और अगर सर आप कहीं ना इस कहीं ना, जमाने में सर अगर मैं आप इंटरप्ट कर रही हूँ कि शायद मेरे घर वाले इसी वजह से चुप है कि हमारी इज्जत खराब, क्योंकि हम जो है ना बहुत ही रेप्यूटेड इज्जत फैमिली से बिलोंग इज्जत तो करते है हैं। ही नहीं आपकी। हम लोग अगर एक रेप्यूटेड इंसान फैमिली से आपको बिलोंग गाली दे करते रहा हैं। है, आप ये एडमिट कर रहे हो, समझना मेरे शब्द हो सकता है थोड़े ब्लंट हो नहीं गए हो, सर, मैं देखो लेकिन खुद इस फील्ड में हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ। आप मतलब क्या अब कहना देखो चाहते हैं। अगर एक इंसान ने आपको गाली दे दी, तो फिर तो इज्जत तो उसने करी नहीं, आपकी इज्जत कहाँ रह गई? सर कलेश जो है ना वो मुझे लेके है कि ये सब अपनी बेटी को देते हैं, सब दामाद को दे दिया, जबकि मैं घर नहीं जाती हूँ अपने पिछले 9 साल से। देखो अब इसके लिए तो हम दूसरे को नहीं समझा सकते। सर मेंटल देखो मैं हरासमेंट का कुछ नहीं बनता है कि एक सामने वाला हम लोगों आप को बिना बात। कंप्लेंट कर दो, आप बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हो, आप तो लेडी हो, आप तो कर सकते हो डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन डीवी एक्ट यहाँ पे इन्वोक नहीं होगा क्योंकि आपकी भाभी कहीं और रहती हैं। लेकिन सर एक्चुअली आईपीसी क्या के हुआ ना कई कि सारे सेक्शंस हैं। लास्ट मंथ भी उन्होंने मेरा और मेरे हस्बैंड का आदित्य योगीनाथ समथिंग कुछ ऑनलाइन वो है, वहां जाके उन्होंने रिपोर्ट कराई थी कि मैंने उनके सारे जेवर ले लिए, मैंने उनसे मिसबिहेव किया, जबकि मैंने आज तक बात नहीं की है उनके उस साथ। एक्शन उस कंप्लेंट के ऊपर क्या एक्शन हुआ? उनका फोन आया वहां से मुजफ्फरनगर से, दे सेड की आपको, आपकी बेटी को और सबको, जिन जिन लोगों को उसने नाम लिखवाया था दहेज के केस में, वो आना पड़ा, बिकॉज उन लोगों की भी लव मैरिज है। तो उसके फादर ने डिनाई कर दिया कि हमने कुछ दिया ही नहीं। तो मैडम हाँ तो बिल्कुल, दहेज का लव मैरिज केस में तो दहेज का कंसर्न ही खत्म हो गया, ये तो एलिगेशन ही सस्टेन नहीं करता कहीं भी। कि दहेज का तुम कैसे डाल रहे हो, तो उसके पेरेंट्स ने डिनाई किया, तब वहां पे वो चीजें खत्म अब हुई, आप एक अदरवाइज। काम करो, सुनो, अब मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉइंट आपने रेस किया है। अब आप एक काम करो, डिफेमेशन फाइल करो मैडम के ऊपर, ठीक है। ईपीसी में डिफेमेशन का केस फाइल कर दो, और क्रिमिनल में सेक्शन 500 लगता है आईपीसी का सेक्शन, ओके। दोनों में के डिफेमेशन लगा दो एज पर अपनी जो आप अपनी हैसियत समझते हो। डिफेमेशन का लॉ तो आप जानते होगे कि आपको अपनी हैसियत प्रूव करनी होगी। जी भाई जी। अगर भिखारी गए मेरे को 50 करोड़ रुपए दो, मेरे को सलमान खान ने गाली दी है, तो उसको वो नहीं मिलेंगे। डिफेमेशन अपनी रेपुटेशन के हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो आपको अपनी ओन रेपुटेशन पता होगी कि आपकी वर्थ कितनी है, या फिर आप समाज में कितनी इज्जत रखते हैं, क्या आपका स्टेटस है जिसको आप मेंटेन करते हैं। तो आप उसका सिविल में डिफेमेशन का सूट फाइल कर दो, ठीक है। वो कॉज ऑफ एक्शन आप, क्योंकि आप खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कॉज ऑफ एक्शन कैसे बनता है, अगर फोन पे हुआ है तो वहां भी बन सकता है जहां पर ने आपने फोन अटेंड किया था, और या फिर अगर पब्लिकली हुआ है तो वहां होगा जहां पर वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस हो जाएगा,
तो इस तरीके से वो कॉज ऑफ एक्शन बनेगा। और थर्ड जो जो मैंने बताया आपको, सेक्शन 500 में कंप्लेंट केस फाइल कर दो, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्योंकि देखो अब राइट नाउ पुलिस आई थी, मैंने स्पेशली कॉल किया, वो लोग आए इन्वेस्टिगेशन के लिए। उन लोगों का बताती हूँ मैं कि क्या किया उन्होंने। कि एक तो ऐसा होता है कि जब किसी अच्छी पोस्ट पे कोई होता है ना, तो जो आसपास के होते हैं, मे बी आप कनेक्ट करेंगे, पहले मेरी बात सुन लो, थोड़ा सा छूट जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए। कि अब आपको अपनी तरफ से सेपरेट केस फाइल करना है, उनका केस नहीं, उनका तो केस क्लोज हो गया। ओके, मतलब मैं अपने एंड पे करूं? आप करोगे ना, आप करें, आपके फादर करेंगे, आप करोगे अब केस। देखो उन्होंने एक झूठा केस फाइल किया, आपको डिफेम कर दिया, तो अब पुलिस ने हमारे क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी कि ऐसा, तो जब इनकी लव मैरिज हुई है तो यहाँ पे तो फिर डाउरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट तो ये भी कहता है कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है। तो सिर्फ देने वाले ही मतलब लेने वाला जेल क्यों जाएगा, जेल देने वाला भी जाएगा। लेकिन हमें वहां नहीं जाना है। तो जब एक आदमी ने आपके ऊपर झूठी कंप्लेंट की, झूठा आपको डिफेम किया, ये तो प्रूव कर दिया पुलिस ने, उसकी कंप्लेंट की कॉपी निकालो, लगा दो केस उसके ऊपर, सिविल में और क्रिमिनल में। तो सर कॉपी कहाँ से, मुजफ्फरनगर से निकलवानी पड़ेगी? आरटीआई लगा दो मैडम, वो तो देखो जहां उन्होंने कंप्लेंट फाइल की होगी वहां से निकलेगी। ठीक है, वो निकल जाएगी। अगर उन्होंने योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पे फाइल की है तो आप वहां आरटीआई लगा दो, या फिर कंसर्न पुलिस स्टेशन में वहां लगा दो। वैसे कंसर्न पुलिस स्टेशन में लगाओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है। और आपका उस कंप्लेंट में नाम था? जी, मेरा, मेरे हस्बैंड का, मेरे मदर फादर का। तो आप ना अपने नाम से भी लगा सकते हो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं है। उस एप्लीकेशन में लिख देना कि भाई मैं भी इसके अंदर एक्यूज हूँ, इसलिए थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं मांग रही हूँ मैं, इनकेस उसका डिफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है। अब आता है तीसरा पॉइंट कि आपके फादर ने 20 या 10 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे वो प्रॉपर्टी उनको नाम कर दी है। ठीक है। आप कोर्ट में वो उसके कंटेंट्स देखने पड़ेंगे, बेसिकली उसमें लिखा क्या गया है। अब कॉपी निकलवानी पड़े एक बार तो कि अब देखो, क्योंकि मैडम आपके ब्रदर जो हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आपने कहा, तो इट मींस उन्होंने कुछ तो स्ट्रांग लिखा होगा। ठीक है। लेकिन ऐसा है कि लॉ भी ऐसा थोड़ी है कि जज अगर कोई लॉ बनाए तो उसको जज मतलब उस लॉ को खराब कर देगा या ब्रीच कर देगा, नहीं कर सकता ना। आप चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों ना सही, कहीं ना कहीं तो गलती होगी, तो उसके कंटेंट्स के ऊपर उसकी कैंसिलेशन फाइल कर सकते हो। लेकिन एक बात बताऊंगा, देखो अगर आपने कैंसिलेशन फाइल की तो इट मींस यू हैव एडमिटेड दैट डॉक्यूमेंट। समझ रहे हो? दो पोजीशन होती हैं। एक पोजीशन में तो मैं कह रहा हूं मैंने पेपर ही नहीं बनाया, ये तो फॉर्ज है, फेक है, फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, और वो देने के लिए तो मना कर रहा है ना उस पेपर को। वो मेरे फादर को मैंने बोला कि आप उसको मंगवाओ तो सही कॉपी को, ही सेड कि वो तो नहीं मिलेगा, वो तो मैंने लॉकर में डलवाया हुआ है। मतलब डिनाई कर दिया टोटली कि हम नहीं देंगे। आप सिविल कोर्ट में, सिविल कोर्ट को पावर है जब एक काम करते हैं, जैसे सपोज करो ये मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है ना। अब ये आप ये कह रहे हो कि मैडम ये जो फोन है ना, आपने मेरे से कहा कि सर ये फोन मेरा है, आपने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, पुलिस मुझे बुलाएगी, मुझसे कहेगी भाई या तो आप ऑनरशिप के पेपर दिखाओ या मैडम आपको दिखाने पड़ेंगे। जो ऑनरशिप के पेपर दिखा देगा वो प्रूव हो जाएगा। एज पर लॉ तो वो प्रॉपर्टी आपके फादर की है ना अभी। जी जी जी। तो आप ये कहो मैं मालिक हूं, जब वो पेपर लेके आएगा तब उसका डिफेंस ढूंढना। ओके, लॉजिक समझे? फिर आप वहां डिफेंस ढूंढ सकोगे और उसको लेके आनी पड़ेगी, ये तो बताना पड़ेगा ना ये रही प्रॉपर्टी के पेपर। तो ये मैडम देखो कभी भी अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कब बना होगा हॉस्पिटल का? हाँ जी, हॉस्पिटल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब बना होगा, कुछ आइडिया है? कितने साल पहले? नहीं, साल पहले कहा सर, अभी 4-5 महीने हुए होंगे हार्डली। कुछ भी नहीं है मैडम, अभी तो शायद कोरोना के आसपास में लॉ आया था कि आप अगर गिफ्ट भी करते हो ना, कोरोना के पास में लॉ आया था कि अगर आप गिफ्ट भी करते हो प्रॉपर्टी तो भी आपको ना स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो वो तो ट्रांजैक्शन ही वैलिड नहीं है एज पर सीपीसी या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक बड़ा छोटा सा एक्ट है, उसको कभी रीड करके देखना कि ट्रांसफर कैसे होती है प्रॉपर्टी, किस कंडीशन में ट्रांसफर में, मतलब ट्रांसफर को, एक्चुअली वर्ड निकल गया दिमाग से, छोड़ो, मतलब ट्रांसफर कैसे वैलिड होगा। और सर थर्ड मतलब क्वेश्चन मेरा ये भी है कि जैसे मैं अपने घर से आई थी जिस टाइम पे, तो मेरे जो हस्बैंड है, वी आर फैमिली फ्रेंड्स एक्चुअली, तो इन्होंने डिनाई कर दिया था कि जैसे मेरे फादर साहब कह रहे थे कि कुछ गोल्ड की चीजें भी थी मेरे पास, तो मैं हैंड ओवर करके आई थी उनको कि मुझे नहीं लेकर जाना। किसी ने कंप्लेंट की? हाँ जी, किसी ने कंप्लेंट की क्या आप कुछ लेके चली गई हो? नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। तो मेरे फादर हो गया ना, छोड़ो उसको, जब कंप्लेंट ही नहीं की तो फिर क्यों सोचना इस बारे में। तो मेरे फादर ने ये कहा है कि जैसे मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी, मेरे फादर के जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है, तो उसमें मेरा भी तो कहीं ना कहीं हक होता होगा ना। वो उन लोगों ने क्या किया था,
हिंदू हूँ सर, जाट राजपूत हूँ। नहीं, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा नाम की वजह से ना, क्योंकि लॉ फिर दूसरा चेंज हो जाता है ना, तो प्लीज बुरा मत मानना। आप एक्चुअली क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट यहाँ पे इन्वोक हो जाता है। जी तो जी। एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट आपको देखना पड़ेगा कि वो जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली आपके जो एसेंशियल प्रॉपर्टी है, क्या आपके दादाओं से ट्रांसफर होके आई है या फिर आपके फादर की ओन परचेज है? सर दोनों है, दादा की भी है और फादर साहब की भी है। कुछ मेरी शादी अगर के लिए आपके उन्होंने फादर साहब की या आपकी मदर की ओन परचेज है, तो जब तक वो जिंदा है, जब तक आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते। सिंपल सा लॉ है, समझ गए? ओके। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मैंने ओन परचेज है मेरी, जब तक मैं जिंदा हूं कोई क्लेम नहीं कर सकता उसको। ओके। अगर मेरे बीवी है या मेरे बच्चे हैं, वो मुझसे चाहें, देखो मेंटेनेंस का लॉ वहां थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो कोई इसकी टाइटल को डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि नहीं आधा हिस्सा मेरा है। मेरी वाइफ कल को कह के नहीं जी आपने मकान खरीद रखा, आधा मकान मेरा है, नहीं, वो नहीं मांग सकती। लेकिन मेरे मरने के बाद सब में डिवाइड हो जाएगा बराबर, चाहे मेरे 2 बच्चे हों और चाहे मेरी वाइफ है, फिर उसके 3 हिस्से हो जाएंगे। समझ गए आप मेरी बात? तो मेरी जो एंशियंट लैंड है, जैसे मेरे दादा की है, वो काफी ज्यादा बल्क उसके में है। अंदर आपका एज पर लॉ आपका खुद का पार्ट बनता है। जितनी आपके दादाजी की जो प्रॉपर्टी है ना, सॉरी आपके पिताजी के नाम जो प्रॉपर्टी आएगी, तो उस प्रॉपर्टी में आपने कितने बताए? अभी 3 भाई बहन बताए ना जी। तो एक आपकी मदर है अभी? जी जी सभी हैं। हाँ, तो 3 आप हो गए, एक मदर हो गई और एक फादर हो गए। बट सर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब मैं वहां अपने घर से आई थी तो मेरे ब्रदर ने पुलिस कंप्लेन कर दिया था मेरे हस्बैंड का कि इन्होंने हमारी सिस्टर को किया है। तो उस टाइम पे उन्होंने लिखवाया था कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और मेरा इनकी अब मैं प्रॉपर्टी आपसे में एक बात पूछता हूँ, कोई वो नहीं अधिकार। अगर उन्होंने किसी ब्लैंक भी, पेपर पे लिखवाया था। मैडम अगर किसी भी, सपोज करो मैं आपको एक व्हाइट पेपर पे लिख के दे रहा हूं कि आप मुझे ना गन से शूट कर दो, आपके ऊपर मर्डर का केस नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा मुझे ये बताओ? बनेगा, क्योंकि बनेगा ना? मैंने लिख के स्पेसिफिक लॉ है। अगर आपसे अंडर प्रेशर कोई डॉक्यूमेंट साइन कराया गया तो उसकी वैल्यू क्या है? दैट्स ऑल। तो एप्लीकेबल है। प्रेशर था ना भाई, बिल्कुल। आप किसी को लव करते थे, आप शादी कर रहे थे, वहां पे प्रेशर ही तो था, आपकी जी। जिंदगी खराब हो जाएगी, आपके हस्बैंड को मार देंगे, ये होगा, ऑल ऑफ दैट, बहुत सारी चीजें होती है वहां पे कि हमारे खानदान का ये हो गया और वो हो गया, तुम घर में मत आना, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना? मैं समझ सकता हूँ इन सब चीजों को। तो वो जो आपने का डॉक्यूमेंट साइन किया, तो क्या उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म होगी? सिंपल। आप आज भी उतनी ही हकदार हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर जितनी आप शादी से पहले थी। तो उसके लिए मुझे क्या ठीक करना है पड़ेगा? सपोज आई एम अप्लाइंग फॉर द सेम। मैडम, वो सूट फाइल करना पड़ेगा इसके लिए आपको ना, क्या नाम है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सूट फॉर पार्टीशन फाइल करना पड़ेगा मैडम अपने हिस्से के लिए, अपने दादा की प्रॉपर्टी में। पिताजी के लिए तो आप कुछ नहीं ले सकते। सर अच्छा रहेगा कि आप एक बार है ना मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करें, तो बाकी सभी लोग भी सुन रहे हैं आई थिंक, तो दे आर सेइंग कि ऐसा हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं प्रॉपर डेली आपको आपके मिल सकती हूँ, क्योंकि कुछ चीजों का मैडम निवारण इसके जो है लिए वो ना हम लोगों हमारी से जो होगा। इसके सुनो सुनो सुनो, इसके लिए आप हमारी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना उनसे बात करना प्लीज। ओके। मैं नंबर नहीं दे सकता आपको, वो बता देंगे आपको कैसे बात हो जाएगी, ठीक है? चलिए आज के लिए थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे इस वेबिनार में जुड़ने के लिए और इसे सफल बनाने के लिए। कल इसी समय हम एक बार फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, सेम टाइम पे। आज के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, जय थैंक यू भारत। सर, बहुत अच्छा लगा सुन के।